जमात इस्लामी ज़िला मलीर की जानिब से सहाफ़ियों, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और इलाका मुअज़्ज़िज़ीन के एज़ाज़ में इशाइया का एहतमाम किया गया। अमीर जमात इस्लामी ज़िला मलीर मोहम्मद इस्लाम, उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसी गुलशन हदीद फेज़ 1 फैज़ अहमद फैज़, नाज़िम इलाका अब्दुल मजीद आरिफ और दीगर ज़िम्मेदारान ने के इलेक्ट्रिक के बढ़ते मज़ालिम, आए दिन नए लगने वाले टैक्सेस, कराची की अबतर सूरत हाल और 23, 24 और 25 सितंबर को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ होने वाले अवामी रेफरेंडम पर ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि कराची पाकिस्तान को 67% और सिंध को 95% टैक्स अदा करता है, लेकिन फिर भी कराची महरूमियों का शिकार है। उन्होंने अपील की कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और सहाफ़ी मसाइल की निशानदेही करें और इन मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। इस माशरे के अंदर इतनी बड़ी महरूमियाँ हैं कि जिसका कोई भी इजहार करने के लिए तैयार नहीं है। यानी हमारी ज़बानें गुंग हैं, हमारे कलम हमसे छूट जाते हैं कि हम उन हक़ाइक़ को बयान करें जो ज़मीन पर मौजूद हैं। यानी अगर आप इसी आबादी के अंदर देख लें, यानी इस आबादी के अंदर भी बहुत सारी अनकही कहानियाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारी ज़बान उसको बोलने के लिए तैयार नहीं है, हमारा कलम उसको लिखने के लिए तैयार नहीं है। और अगर यही बेहिस्सी और यही जानबदाराना रवैया किसी खौफ में मुब्तला होकर हो या डेलिब्रेटली हो, दोनों ही जुर्म है। कि हम एक आंखों देखे एक चीज़ आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हम उसको बयान नहीं कर रहे। किस हिकमत और किस तदबीर की वजह से नहीं बयान कर रहे, कोई खौफ है। तो सहाफ़त उसी वक्त परवान चढ़ती है जब मुकम्मल गैर जानबदार हो, उसका तज़िया बेबाक हो, उसकी रूह के अंदर कोई खौफ मौजूद ना हो। और ऐसे दरवेश इस माशरे के अंदर मौजूद रहे हैं। और अगर कोई ये समझता है कि सहाफ़त सिर्फ़ किसी ख़बर को लगा लेने का नाम है या सहाफ़त सिर्फ़ किसी मीडिया चैनल के ऊपर खड़े होके बात कर लेने का नाम है, तो मेरा ख़्याल है कि ये बड़ा महदूद तसव्वुर है इबलाग के इस मैदान का। इबलाग के इस मैदान के अंदर इसकी बहुत सारी हदें वसी हैं और हमें उन तमाम तर हदूद के अंदर अपनी वुसअत क़ल्बी के साथ नज़र भी दौड़ानी चाहिए, उसका जायज़ा लेकर उसे बयान भी करना चाहिए। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया को अगर आप देखें तो वो तग़य्युरात की ज़द में है। हर तरफ नए नए मुहास बन भी रहे हैं और खुल भी रहे हैं, नए नए ब्लॉक तश्कील पा रहे हैं। दुनिया एक नई करवट लेने जा रही है। इसके अंदर कितने साल लगते हैं वो लगेंगे, लेकिन ये सच है कि दुनिया इस वक्त करवट लेने जा रही है। और मैं और आप वो हैं जिसका मुकम्मल तौर पर घेराव कर लिया गया है। और ये बहुत सारी बातें जो हमारे दरमियान आती हैं कि इसके 2 हिस्से और इसके 3 हिस्से, ये पूरे एक प्लान के साथ वो सारी चीज़ें ऑन पेपर लोगों ने इस पे काम किया हुआ है। इसलिए हम जो इस मुआशरे के लोग हैं, जिनका ख़मीर इस मिट्टी से उठा है, जिनको यहीं रहना है, जिनकी औलादों ने कहीं और जाके नहीं पलना बढ़ना है, लिहाजा इस मिट्टी के साथ वफ़ादारी का तकाज़ा है कि हम आने वाले दिनों में जो कुछ यहाँ होने जा रहा है उसको समझने की कोशिश करें। आने वाले दिन इस मुल्क के लिए बहुत भयानक हैं। यानी अगर आज ये देखें कि हमारे हुक्मरान क्या कह रहे हैं कि जी बहुत कुछ नाकाबिले बयान है, इसमें 2-3 तो बहुत अहम बातें हैं कि अभी IMF ने जो किस्त जारी की है उसमें 3 बातें बहुत अहम हैं। एक क्रॉस जेंडर का बिल, तीसरा इसराइल को तस्लीम करना, दूसरा इसराइल को तस्लीम करना, और तीसरा एक और है जो आपका बड़ा असासा जो है वो रोल बैक होने जा रहा है। यानी आपके तमाम तर असासे जब आप देखें, कतर जैसे मुल्क ने आपसे कहा है कि आपको अगर ये हमें पैसा देना है तो आप कुछ चीज़ें हमारे नाम करवा दीजिए। यानी कोई एयरपोर्ट हमें दे दें, हमारे नाम लिख दें,
अपने ज़मानत में आप हमें दे दें। इसलिए कि जो आपकी क़यादत है, ये ख़रीदी जा चुकी क़यादत है, ये तदरीज के साथ इस मुल्क को जिस नहज पर ले जाना चाहती है वो इतनी ख़तरनाक है। और ये उसके बाद वो दरवेश वाला मामला है कि जब फ़ौजें हमलावर हो जाएंगी तो वो अपनी चादर झाड़ के उठा के कहेगा कि जी चलें जी, मैं तो जाता हूँ, मेरा तो ये काम नहीं। यानी आप ये देखिए कि हमारे मुल्क को चारों तरफ से इक़्तिसादी, मुआशी, मुआशरती और हमारी रवायात के मुताबिक जब पूरा हमें आप समझें कि डिज़ास्टर में धकेल दिया गया हो, तो बिल्कुल हमारी कैफियत वो है कि बगदाद के अंदर जब फ़ौजें शहर की फजील से टकरा रही थीं तो अंदर हमारी क़यादत बहस इस बात पे, उलमाए कराम बहस इस बात पे कर रहे थे कव्वा हलाल है या हराम। यानी हमारी हालत ये हो गई थी। और आज हमारे मुल्क की हालत बिल्कुल वो कैफियत है कि सारी दुनिया हमारे ऊपर हमलावर है। हमारी इक़्तिसादियात, हमारी माशरत, हमारी मईशत, हमारी तहज़ीब, हमारी सकाफ़त, सब कुछ पे उसने हमला किया हुआ है। और हम म्यूज़िकल चेयर के अंदर घिरे हुए हैं। वो उसकी माँ और उसकी बहन, वो उसके कपड़े और उसके कपड़े रोज़ उतार रहे हैं। सब पूरी की पूरी क़यादत इस वक्त मदहोशी के अंदर डूबी हुई हमें नज़र आती है। इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में ना किसी को फ़िक्र है, ना कोई इसके ज़िक्र करना चाहता है। ये तो फ़िक्र होगा तो कुछ ज़िक्र करेगा ना। वो तो सिर्फ अपने अपने मुफाद के लिए इस वक्त सारे लोग खेल रहे हैं। ये वक्त है अजान देने का, ये वक्त है अजान देने का। इस मुल्क को बचाने का वक्त है। इस मुल्क के अंदर सफबंदी करने की ज़रूरत है। हम गैर जानबदारी के निडोरे जितने मर्जी पीटते रहे, जिस दिन आकर किसी ने हमारे ऊपर हमला आवर होना है तो किसी को ये नहीं छोड़ देना कि कोई जमात इस्लामी वाले को छोड़ देगा और पीपल्स पार्टी वाले को मार देगा और पीपल्स पार्टी वाले को छोड़ देगा और तहरीक इंसाफ वाले नहीं। जिसको जब ये डिज़ास्टर आता है तो ये पानी ने किसी को छोड़ा है? ये तो बह गया है। तो ये जो हमारे ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं, इसके ख़िलाफ़ हमें एक आवाज़ बनना चाहिए हर मैदान के अंदर। जो जिसका मनसब है वो वहाँ खड़ा हो गए इस पे बात करे कि मुआशरा जुल्म से भर दिया गया है। जबर की कोई शक्ल ऐसी नहीं है जो हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद ना हो। ये जागीरदार और वडेरे, ये सरमायादार, इनको क्या परवाह है कि आज 130-135 रुपए का आटा है? उनको कोई फिक्र है? उनको कोई फिक्र नहीं है। उस मजदूर से जाके पूछो जो 20 और 22 हज़ार रुपया लेता है और जिसका बिल 20 हज़ार रुपया आ रहा है, बिजली का बिल 20 हज़ार रुपया आ रहा है, वो 300 रुपये किलो दाल कैसे खरीद सकता है? कितने अपने 10 बच्चों का पेट कैसे पालेगा? लोग कहते हैं अमन से रहेंगे, अमन कायम हो ही नहीं सकता। भूल जाएं ये लोग, और वो भी भूल जाएं जो अपने घरों में बहुत सुकून से हैं कि उनके पास पैसे हैं तो वो कमा लेंगे, खा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। जब एक हमसाये के बच्चे मर रहे होंगे तो वो आपके बच्चों को सुकून से नहीं रहने देगा। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, ये घर घर लड़ाई पहुंचेगी। हमसाया हमसाये को खाने नहीं देगा, छीनेगा उससे, इसलिए कि जब उसके बच्चे मर रहे हैं तो उसके बच्चे क्यों पलेंगे? ये अनारकी इस मुल्क के अंदर दानिस्ता फैलाने की कोशिश हो रही। और अगर हम उसके हमनवा ना बने, इसके खिलाफ ना चले, उन गरीबों के हम हमनवा अगर ना बने, उन गिरे हुओं को उठाने वाले हम ना बने, तो याद रखिए तो फिर हमारे लिए पनपने की कोई जगह नहीं है। इसलिए ज़रूरत है कि कोई कुछ बोल सकता है तो वो बोले, कोई कुछ लिख सकता है तो वो लिखे। उन महरूमों की आवाज़ बने, उन मजबूरों, उन बेकसों और उन बेज़बानों की ज़बान बने जिनको आज जिंदा रहने का जिनसे हक छीन लिया गया है। और अगर याद रखें कि अगर हमने ये काम न किया तो दुश्मन खरीदने वाले बहुत हैं और यहां सबकी बोलियां लगेंगी। यानी जब एक आदमी का उसका बच्चा उसके सामने बिलक रहा होगा तो भाई वो कलाशन कोट उठा के सबको मारेगा। भूल जाएंगे कि आप अमन से रहेंगे। अमन चाहते हो तो फिर उन महरूमों को
अता करना होगा। इसलिए आज अगर हम इस माशरे के अंदर इन सारी, ये कराची है ना, आप ये देखिए, ये कराची शहर, यानी आपने कल शेख मुजीबुर रहमान अगर इस मुल्क के ख़िलाफ़ हुआ था तो किसी हद पे जाके हुआ था ना। आपने, उसने जमहूरी तरीके से जीता, आपने उसको नहीं दिया। इससे पहले वो आपसे कहता रहा कि देखो मेरे इन लोगों को ये चीज़ें चाहिए, आप देने के लिए उनको तैयार नहीं हुए। तो उसने कहा कि मैंने क्या रह के करना है इनके साथ। ठीक है, आज इस मुल्क के अंदर अगर आप लोगों ने ये काम ना किया, हम सब ने मिलकर ये काम ना किया, और ये सारी नफरतें भी कौन फैला रहे हैं? कौन फैला रहा है? ये सारे, ये सरमायादार और ये जागीरदार, ये जो अपने आकाओं के आलाकार हैं, उनके रातबखोर हैं, उनके पाँव चाटने वाले ये सारे लोग हैं जो सिर्फ हमारे ऊपर हुक्मरानी करने आते हैं और जाके उन्हीं की गोद में पलते हैं और उन्हीं से फीडर पीते हैं। ये बिके हुए लोग हैं, ये सारे हुक्मरान बिके हुए लोग हैं। ये हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में ये आपका पेट्रोल और ऊपर जाएगा। दुनिया में कम हो रहा है, आपका ऊपर जा रहा है। क्यों जा रहा है? ये आप ये बताइए कि अभी एक तज्जिया आया कि अभी ये कोई पार्लिमानी कोई कॉन्फ्रेंस थी अमेरिका में कि जहाँ पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। यानी पाकिस्तान के जो सबसे गरीब मुल्क है, तबाह हाल, मकरूज मुल्क, देखिए बांग्लादेश के का भी वफ्द वहाँ पर गया और वो वहाँ पर मेरा ख्याल है कि उनके 5 आदमी थे शायद जो गए थे, और इंडिया से शायद 2 लोग थे। ये लोग तमाम तारे आम होटल के अंदर इन्होंने क्याम किया और पाकिस्तान का 65 रुकनी वफ्द था जिनकी बेगमात भी साथ थी, और एक दिन का उनका शायद जो किराया होटल का था वो पता नहीं कितने 14 या 15 हज़ार डॉलर इनके बाप के पैसे हैं, ये जो जाके वहाँ पर कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लुटा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मुल्क डूब रहा है, मुल्क बर्बाद हो रहा है। लोग आटे की एक एक यानी वो गंदम के दाने को तरस रहे हैं, नवालों को तरस रहे हैं। लोग भूख की वजह से अपने बच्चों को बेच रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, खुदसोजियाँ कर रहे हैं, और ये अपने अल्ले तल्ले मिलाने कर रहे हैं। क्या कौम इनसे इंतकाम नहीं लेगी? कौम इंतकाम लेगी। वो वक्त दूर नहीं है कि जब लोग चौराहों, सड़कों और बाजारों के अंदर टिकटियाँ लगाएंगे और इन लोगों के पेटों को फाड़ कर अपना हक इनसे लेंगे। वो वक्त आने वाला है, दूर नहीं है वो वक्त। कौम बिफर रही है, कौम का पैमाना सब्र लबरेज हो रहा है, कौम नहीं छोड़ेगी किसी को। ये सारे बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले याद रख ले कि कौम एक एक से अपना हिसाब लेगी। इसलिए ज़रूरत यह है कि आज दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर हम पहलू हमारे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा है, हमें डस रहा है, हमारे असासे उस पर कब्ज़ा करने की कोशिशें हो रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कि आप गिरवी दें। हाँ, वो एक जो नुक्ता आपसे मैं कह रहा था कि इन्होंने ये कहा, ये IMF ने आपके इसमें जो दिया है उसके अंदर ये था कि ये जो ड्रोन है, ड्रोन आपकी यानी फ़ज़ा को इस्तेमाल करेंगे, आप नहीं बोलेंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक ड्रोन हमला ऐसा ही अफ़गानिस्तान के अंदर हुआ है कि अभी हालिया गुज़श्ता कुछ दिनों में, और वो ड्रोन कहाँ से चला है ये सारी दुनिया को पता है। लेकिन वो चूँकि रिकॉर्डेड नहीं है, लिहाजा उन्होंने कहा कि जी आप खामोशी इख्तियार करेंगे, हम कहीं से भी आएंगे लेकिन फ़ज़ा आपकी इस्तेमाल होगी और आप उस पर बात नहीं करेंगे। यानी आप जब अपनी खुददारी बेच देंगे कि आपको कुछ जिंदा रहने देगा? आप कैसे जिंदा रह सकते हैं? जुर्रत, वकार और गैरतमंद लोग जिंदा रह सकते हैं। वो कौमें जिंदा रहेंगी कि जो अपनी गैरत को टक्कों की बुनियाद पर नहीं बेचेंगी। आप ये समझते हैं कि जी आप उनका खा के और उनके सामने खड़े हो सकते हैं? नहीं, आपको खड़े हो जाना चाहिए कि इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपको कुछ नहीं दे सकते। जब होगा तो देखेंगे। दुनिया आपके कदमों में आके ना लेट जाए, आपके पाँव चाटने ना लग जाए तो आप बात कीजिएगा, लेकिन आप जुर्रत तो पैदा करें। इसलिए इनको जुर्रत नहीं है कि इन बड़े बड़े ख़ानदानों के सारे असासे उनके मुल्कों के अंदर मौजूद हैं, उनके कारोबार मौजूद हैं। इनको खौफ है कि अगर हमने ज़रा सा सर उठाया
तो वो कहीं हमारे असास से मुंजमद ना कर लें। जिस तरह अफगानिस्तान भी इस दुनिया का वो मुल्क है ना कि जिसके सारे असासे जब्त कर लिए गए हैं, उसके बावजूद वो सर्वाइव कर रहा है, इसलिए कि गैरतमंद कौम है, उसने गैरत का सबूत दिया है। क्या हुआ, सब असासे बंद हो गए तो जब्त हो गए तो क्या हो गया, वो सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने कुर्बानी देना सीखा हुआ है। तो जिनके बच्चे सोने का चमचे लेके पैदा हुआ है और जिसको उर्दू बोलना ही नहीं आती है, अपनी ज़बान नहीं जानता, अपना मुकाम नहीं जानता, अपनी मिट्टी से वाकिफ़ नहीं है, आप उससे वफादारी का सवाल कर रहे हैं, तो ये तो फिर बिल्ली को गोश्त की हिफाजत पे मामूर करने का मामला है। तो ये तो हमारी सादगी है कि हम इन सारे चोरों, डाकुओं, लुटेरों को अपना अमीन समझकर इन पे भरोसा करते हैं। तो ये तो फिर वही बिल्ली को गोश्त पे बिठा दें और आप कहें जी महफूज रहेगा, तो वो नहीं रह सकता। इसलिए जमात इस्लामी इस वक्त मैदान के अंदर कुल्ली तौर पर इस कराची के मसले पर, कि कराची इस मुल्क के 67% बजट देता है, 95% सिंध को बजट देता है, तो आप ये बताइए कि क्या इस कराची का हक नहीं है कि यहाँ पर भी लोगों को पानी मिले, यहाँ पर लोगों को बिजली मिले, यहाँ पर लोगों को ट्रांसपोर्ट मिले, यहाँ पर लोगों को तालीम मिले, यहाँ पर ये जो पूरा चिंची का जो एक पूरा निज़ाम यहाँ बिछा दिया गया है, बेड़ा घर करके सारी चीज़ों का रख दिया है, हमारे नौजवानों को रोज़गार को देने के लिए तैयार नहीं है। इस शहर को इतनी महरूमियाँ अता कर दी गई हैं कि आप पूरी चीज़ भी उठा के देख लीजिए, सब कुछ आप यहाँ से ले रहे हैं। यानी एक लालू खेत इतना टैक्स देता है कि पूरा लाहौर नहीं देता। तो क्या उस लालू खेत पर वो कुछ खर्च किया गया है कि जो आप लाहौर कर रहे हैं? यानी इसका ये मतलब नहीं है कि आप लाहौर में ना करें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भाई ये कराची आपका माशी हब है, ये कराची पूरे पाकिस्तान के लोगों को रोज़गार फराहम करने का ज़रिया है, ये कराची उम्मत का शहर है, गरीब परवर शहर है। इस शहर को अगर आप बनाओगे तो सीधी बात है कि आप देखें ना कि एक गाय जिससे आप दूध दोते हैं, अगर आप उसको अच्छा चारा देते हैं तो वो अच्छा दूध देती है। आप इस शहर को डेवलप करें, आपका रेवेन्यू डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस शहर को वीरान करते चले जाएंगे तो भाई आप, यानी मैं खुद इस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद हूँ कि इस वक्त पूरी इंडस्ट्री आपकी बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री कराची से शिफ्ट हो रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया है, ऑर्डर्स आपके मनसूख हो गए हैं। यानी एक आपका जो एनर्जी सेक्टर है वो इस वक्त इतना क्राइसिस में है कि गैस नहीं मिल रही। गैस पर लोग आपने पावर जनरेशन करते थे, आपने गैस बंद कर दी। जब उसके पास पावर ही नहीं है तो वो कैसे अपनी इंडस्ट्री को रन कर सकता है? RLNG के आपने कोई वायदे नहीं किए हैं, वो 1 रुपये की जगह 100 रुपये पे आपको मिल रही है। आपका बिजली का यूनिट 50 से ऊपर क्रॉस करने जा रहा है। बताओ किस तरह से सरवाइव करेंगे? वो जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो 1 रुपये से 100 रुपये पे चली गई है, कैसे सरवाइव कर सकते हैं? और फिर आगे सूरत हाल ये है कि जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि दुनिया तगय्युरात की ज़द में है, तो पूरी दुनिया इस वक्त क्राइसिस में है, कारोबार के मामलात ख़राब हैं, लिहाजा आपके सारे ऑर्डर्स जो हैं वो मिनिमाइज़ कर दिए गए हैं, जिसके नतीजे में आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आप कह रहे हैं जी तरक्की कर लें, कहाँ से तरक्की करेंगे? आपके ज़र मुबादला के ज़खायर दिन ब दिन ख़त्म हो रहे हैं। ज़र मुबादला कब आता है? ज़र मुबादला उस वक्त आता है कि जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हो, जब आप चीज़ों को, आप तो बिल्कुल मंडी बन गए हैं, आप चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप एक ताजर बन गए हैं कि दूसरों का माल लेंगे और यहाँ मंडी में बेचेंगे। तो आप तो इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? क्या आप हर चीज़ आप जो है ला के, आपकी गाड़ी की कीमतें आप कहाँ चली गई? आप कि वो गाड़ी कि जो आपको 17-18 लाख में मिलती थी, आज वो गाड़ी 35 और 40 लाख पे चली गई। किस तरह से आप सर्वाइव कर सकते? उस इंडस्ट्री ने, अब लोग उनकी खरीद यानी बिक्री कम हो गई, क्या हुआ? उन्होंने प्रोडक्शन को बंद कर दिया। जब प्रोडक्शन बंद होगी, इस तरह जितनी भी इंडस्ट्री है उसने प्रोडक्शन जब बंद की है तो क्या हुआ? बेरोजगारी बढ़ी है।
उन्होंने लोगों को जो है रिट्रेचमेंट की है फैक्ट्रियों ने। पहले ही बेरोजगार मुल्क था और अब मजीद बेरोजगारी में इजाफा हुआ है और आप कहते हैं आप अमन कायम कर लेंगे। वो भाई जो भूखा है वो बंदूक लेकर रोज निकलेगा बाहर, लूटेगा लोगों को। आप अमन कायम नहीं कर सकते। अमन कायम करना चाहते हैं तो लोगों को बाइज्जत रोजगार दीजिए, लोगों के बुझे हुए चूल्हों को जलाइए, लोगों के बिलखते हुए बच्चों को सहारा दीजिए, तब आप सरवाइव कर सकते हैं, वरना कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जमात इस्लामी इस कराची का मुकदमा भी लड़ रही है, इस मुल्क का मुकदमा भी लड़ रही है। इस वक्त सैलाब ज़दगान के अंदर पूरी तरह लोग सियासत कर रहे हैं, जमात इस्लामी खिदमत कर रही है। सारी सियासी जमातें लड़ रही हैं, कुत्तों की तरह एक दूसरे के साथ भिड़ रही हैं। कोई उन पुरसान हाल नहीं है उन लोगों का। जाओ जाके लोग बिलक रहे हैं इस वक्त सड़कों के ऊपर। कोई हुकूमत नाम की चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। यानी बैनुल अक़वामी ताकतें ने, अभी देखें एमिरेट्स वालों ने क्या किया है, उन्होंने तंग आगे कहा अलखिदमत को दे दो भाई, इनको नहीं देना, ये तो लूट रहे हैं, खा रहे हैं, ये तो लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। तो यानी आपकी क्रेडिबिलिटी दुनिया के सामने इतनी डैमेज हो चुकी है कि आपका हुक्मरान तबका दुनिया के अंदर आम मानों में डाकू कहला रहा है, चोर कहला रहा है, लुटेरा माना जा रहा है। आपके ऊपर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लोग अपनी क़यादत को बदलें। और ये बल्दियाती निज़ाम है ना, ये उसकी पहली सीढ़ी है। इस गुलशन हदीद के अंदर अजीब मेंटेलिटी है लोगों की। कहते हैं जी वो हुक्मरान जमात का बंदा आएगा तो काम होगा। वो या क्या पे ये कितने सालों से ये हुक्मरान थे जो हमारे सरों पे मुसल्लत थे, आप बताइए क्या किया था उन्होंने। तो हमारी तो कभी, हम जब बल्दिया में हम रहे हैं तो हम तो कहीं हुक्मरान नहीं थे। इस गुलशन हदीद में जिस वक्त मैं भी यहाँ पर एक नाज़िम रहा तो कच्ची ये छोटी जो गलियाँ थी वो भी हमने पुख्ता कर दी थी। उस वक्त गुलशन हदीद का कोई रोड और कोई छोटी गली भी नहीं बची थी जो ना बना दी गई। तमाम तर निज़ाम सिस्टम को ठीक किया। और शहर कराची के अंदर नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था, उस दौर में यानी एक तारीख़ रकम हुई है यहाँ पर। और दस्तार अफगानी के दौर में भी एक बेहतरीन काम इस शहर के अंदर हुआ। तो जब भी मौका मिला हमने डिलीवर किया है। और जब डिलीवर किया है तो फिर आपको सोचना चाहिए। ये गुलशन हदीद हम सब की बस्ती है। इस बस्ती को बचाने के लिए आप सबको अपनी एफर्ट्स को ये इस बात से बाहर निकल आएँ कि कौन कहाँ खड़ा है। हक बयान कीजिए, सच बयान कीजिए कि गोश्त पर बिल्ली को मुहाफिज नहीं बनाया जा सकता। बनाएंगे तो आप गलती करेंगे। इसलिए अमानतदार, दयानतदार, जुर्रतमंद और बेबाक क़यादत ही इस वक्त तमाम मसाइल का हल है और वह जमात इस्लामी प्रोवाइड कर सकती है। जमात इस्लामी के पास ऐसी टीम मौजूद है जो इन सारी चीज़ों को देख सकती है। हम तवक्को रखते हैं कि आप इसकी आवाज़ बनेंगे, हम नवा बनेंगे, मिल के हम इस गुलशन हदीद को, बिलखसूस मलीर को हम तामीर करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मलीर में एक चमुखी लड़ाई लड़ रहे हैं। हर अदारे के सामने हम खड़े हैं, टकराने तक भी नौबत है, हम टकरा रहे हैं। हर जगह पे जाके हम बात कर रहे हैं। SSP का मामला हो, आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स जो आए हैं, वो तो इस तरह से है कि जैसे हुक्मरान पार्टियों के जूते के तस्मे बनकर। यानी मैं आपको बताऊं कि परसों DMC के कुछ लोग आए मेरे पास, तो उन्होंने बताया कि हमने जो है ना अभी 2 करोड़ रुपया आया है। तो हमने एडमिनिस्ट्रेटर से कहा कि यार वो 2 करोड़ आया ना, तो आप इस तरह कर रहे हैं ना, कुछ ना कुछ तो चलो काम करते हैं, स्प्रे ही कर लेते हैं कम से कम, और कुछ नहीं करते तो यही तो कर ले। तो उसने कहा आए तो सही, कागजों में ही आया है। और वो हम तक पहुंच गई थी बहरहाल बात, तो वो फिर हमने उसको वो भी किया, तो वो बेचारा रात को ट्रांसफ़र हो गया। वो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो खत्री साहब, वो रात को ट्रांसफ़र हो गए, वहाँ एक नए साहब को ले आया गया है। तो यानी ये हाल है हमारे अदारों का कि यानी पैसे यानी खर्च नहीं होते, सिर्फ बिल बन के वहाँ पर चीज़ हो जाती है। वो कहाँ जाते हैं? उसने कहा मैंने 2 मशीनें, वो डायरेक्टर था एक, उसने कहा मैंने एक फैक्ट्री से 2 मशीनें लेके इनको दी कि चलो यार ये तो कर लो। तो कह रहे हैं एक अंदरूनी सिंध पहुँच चुकी है, एक पड़ी। मैंने कहा वो तुम ला के अलखिदमत को दे दो, वो भी चली जानी है, बेहतर यह कि हम कोई काम कर लेंगे। तो यानी अदारों के अंदर ये सूरत हाल है। और ये अल्लाह इसका तो बिल्कुल ही अल्लाह हाफ़िज़ है। ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है,
यहाँ तो खल्क़े खुदा ही एक जुदा किस्म की है, इसका तो आप तस्करा ही ना करें। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि हर तरफ ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल के अंदर आपको अपना रोल प्ले करना है। आप जो कुछ कर सकते हैं हक और सच बयान कीजिए। इस बात को समझे और जाने बगैर कि कोई क्या कहेगा। हक छुपता नहीं है और अल्लाह का हुक्म भी यही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन, सच्चों के साथ खड़े हो जाओ तो इंशाअल्लाह आपको कोई दबाने वाला नहीं, और जो सच्ची ज़बान है उसको कोई दबा नहीं सकता, उसको वापस नहीं भेज सकता। तो इसलिए मैं आप तमाम हज़रात का और फैज़ साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और इस तरह की नशिस्तें तबादला ख़याल की आप रखते रहें। इंशाअल्लाह जमात इस्लामी आपके साथ मुकम्मल ताउन करेगी। दावत में गुलशन हदीद के मारूफ साफ़ी और सोशल एक्टिविस्ट ने शिरकत की, जिनमें मोहम्मद शफीक, शहरियार शौकत, जाहिद इकबाल भुट्टा, मुदस्सिर गफूर, इरफान आवान, आतिफ शरीफ, शहजाद अखून, इदरीसुर रहमान और इनके साथ साथ जमात इस्लामी ज़िला मलीर के अमीर मोहम्मद इस्लाम, चौधरी फैज़ अहमद फैज़, सईद सानी, चौधरी असलम, अब्दुल मजीद आरिफ, रमज़ान भट्टी, हाजी खान लाशारी और दीगर इलाका मुअज़्ज़िज़ीन में से ई कम्प्लेक्स कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर एहसानुल्लाह बंगश, कारी नसीम, मौलाना शफीक, अकील तनोली भी शामिल थे। दावत की तकरीब के आखिर में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और मुतासिरीन सैलाब ज़दगान के लिए कारी नसीम ने ख़ुसूसी दुआ भी करवाई।